मैं डॉक्टर राजनारायण पांडे, आप देख रहे हैं नया त्रिकांड। मित्रों, आज एक बड़े विमर्श का विषय हो गया है अखंड भारत। अखंड भारत की जिस परिकल्पना को लेकर के डराने जैसी स्थिति पैदा हो रही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अखंड भारत की तस्वीर को लेकर के नवनिर्मित संसद भवन में जो एक भित्ति लगाई गई है, वह भित्ति हमारी समृद्ध संस्कृति का एक हिस्सा है, उसका एक आईना है, जिसे आने वाली पीढ़ी देख करके यह समझ पाएगी कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और कितना बेहतर रहा है। परंतु इन दिनों आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। अखंड भारत को लेकर के एक वर्ग आक्रामक हो गया है। उनमें से कुछ तथाकथित लोगों ने तो इसे एक तरीके से दूसरे देशों पर हमला तक बता दिया। भारत के राजनीतिक दलों में कुछ दल इसे भी लेकर के उड़ चले हैं कि भारत में इस तरीके से कैसे तस्वीर पेश की जा रही है। क्या भारत अपने आस पड़ोस के देशों को अपनी सीमा में मिला लेगा? हद तो तब हो गई जब अखंड भारत के को लेकर के एक टीवी डिबेट के दौरान इस्लामिक स्कॉलर शोएब जमई का ये बयान आया कि यदि अखंड भारत की तस्वीर निर्मित होती है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला करके भारत के भी मुसलमानों को जोड़ करके लगभग 75 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे। तो भारत में प्रधानमंत्री भी मुस्लिम होगा और भारत में संसद में लोगों की मेजॉरिटी भी होगी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि स्वयं को विद्वान कहने वाले शोएब जमई किस भारत की तस्वीर को पेश करना चाह रहे हैं। क्या आज तक भारत में मुस्लिमों के साथ बहुत अन्याय हुआ है? भारत में राष्ट्रपति से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज, राज्यपाल तक मुस्लिम हुए हैं। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लिया जाए तो उन्हें भी भारतीय जनमानस के बीच में जो सम्मान प्राप्त है, वो सम्मान किसी भी भारतीय के लिए गौरव का विषय हो सकता है। क्या आज समूचा मुस्लिम समाज इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि उन्हीं के वर्ग का प्रधानमंत्री हो, उन्हीं के वर्ग का राष्ट्रपति हो और उन्हीं के वर्ग की संसद में जमहूरियत हो या मेजॉरिटी हो? क्या आज मुस्लिम वर्ग जब शासन में आएगा तो क्या भारत के सनातन संस्कृत, सनातन प्रतीक और सनातन धर्मियों को इस देश को छोड़कर भागना होगा? ये एक बड़ा प्रश्न है जो शोएब जमई ने सार्वजनिक मंच से यह बात कही है। ये कई प्रश्न खड़ा करता है कि भारत में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा। ये कैसा तर्क है? इस बात को लेकर के जो असंसदीय शब्दों का प्रयोग हुआ, जिस तरीके से एक टीवी डिबेट में लोगों के बीच में मारपीट तक की नौबत आई, इस तरह के कई प्रश्न ऐसे मिल रहे हैं जिसमें आतंकवाद को लेकर के भी ये कहा जाता है कि एक खास वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। न्यायालयों में सजा मिल रही है तो भी ये बात आती है कि एक खास वर्ग को लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो हमारे कहने का उद्देश्य यह है कि ये परंपरा किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। भारत की राजनीति भी उस तरफ चल चुकी है। आज आप देखें तो सत्तारूढ़ भाजपा को हटाने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल सार्वजनिक मंच पर यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कि 2024 में भाजपा को हटाने के लिए हम आपसे हाथ मिला लेंगे, आपसे हाथ मिला लेंगे, आपसे हाथ मिला लेंगे।
भी ठीक है। क्या इसके पीछे उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति परिलक्षित नहीं होती है? देश को समृद्ध बनाने में, देश को शांतिपूर्ण बनाने में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध करने के लिए अगर किसी भी राजनीतिक दल का आपस में मेलजोल हो, इसके लिए कोई परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग इस तरह के विमर्श में शामिल हो गए हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में सिर्फ हमें भाजपा को बाहर करना है। आपके अपने विजन क्या है? आपकी अपनी पार्टी का उद्देश्य क्या है? आपके गठजोड़ को लेकर के आपका फ्यूचर प्लान क्या है? इस पर आप नहीं बात कर रहे। आप बात सिर्फ इस बात की कर रहे हो किस तरह से हमें भाजपा को हराना है। क्या भाजपा को हराने के बाद भारत को वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिसकी आने वाले दिनों में दरकार है? तेजी से बढ़ती आबादी, घटते संसाधन, स्कूल, शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, इन सब पर गौर करने के बजाय सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ और अपने परिवार के कुनबों को राजनीति में स्थापित करने के लिए कैसी स्वार्थपरक नीति की तरफ राजनीतिक दल बढ़ रहे हैं। सत्ता में सिर्फ स्थापित होने के लिए इस तरह का गठजोड़ किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों में अपनी स्थानीय राजनीति को लेकर के, स्थानीय स्वार्थ को लेकर के जिस तरीके का मोल भाव भारतीय राजनीति में देखा गया है वो कभी फलदायी नहीं हुआ, न राज्यों के लिए, न समाज के लिए, न देश के लिए। पूर्ववर्ती सरकारों से यह सीख जनमानस को अवश्य लेनी पड़ेगी कि जो सिर्फ संसद की उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आतुर हैं लोग, वो किन किन मूल्यों से समझौता कर लेंगे इसका अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। अगर चुनाव नहीं है तो यही स्थानीय राजनीतिक दल एक दूसरे को फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहते, चाहे वो बिहार की बात की जाए, चाहे ममता बनर्जी की बात की जाए, या फिर कांग्रेस की बात की जाए। क्या कांग्रेस अपने शासित राज्यों में स्थानीय दलों से हाथ मिलाएगी? भारतीय प्रधानमंत्री के पद को लेकर के जिस तरीके से गाली गलौज का माहौल है, इससे हम समाज में कौन सा संदेश दे रहे हैं? वैश्विक पटल पर हमारी कितनी किरकिरी हो रही है ये किसी से छुपा नहीं है। हाल की विदेश यात्रा में जिस प्रकार से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत के भविष्य को लेकर के अगर वो कोई प्लान प्रस्तुत करते तो शायद कांग्रेस को कोई और नई राह दिखती। 2004 से लेकर के 2013 तक कांग्रेस की सरकार थी। किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय में राहुल गांधी को बतौर विशेषज्ञ अपने यहां आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सत्ता के जाते ही राहुल गांधी वैश्विक मंच पर एक बड़े वक्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करने लग गए। आज तक जितने भी इन्होंने विदेशों में कार्यक्रम किए हैं उसमें सिर्फ भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय लोकतंत्र, सत्ता सीन दल की सिवाय आलोचना के इनके पास, इनके हिस्से में और कुछ आया नहीं। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस की स्थापना काल से लेकर के आज तक देखा जाए तो हिंदू समाज को एक कटघरे में हमेशा खड़ा किया गया। यह पीड़ा का विषय है कि स्वयं को पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित कहते थे, लेकिन उन्होंने
इस समाज को हमेशा एक अलग नजरों से देखा है। धारा 370 की बात हो, सोमनाथ मंदिर की स्थापना की बात हो, ये कैसा भेद है। सत्ता भारत की चाहिए, आलोचना के केंद्र बिंदु में हिंदू समाज रहता है। इसी हिंदू समाज ने कांग्रेस को अपनी पलकों में बैठाया है। राहुल गांधी यह मत भूलें कि इतने बड़े जनमानस को दरकिनार करके उनकी सत्ता की सीढ़ी उनके लिए सर्वसुलभ होगी, यह संभव नहीं है। जिस वर्ग विशेष के समाज को खुश करने के लिए कांग्रेस से लगी हुई है, उसी संदर्भ में मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जब एक सम्मेलन में सरदार पटेल ने पंडित जी को एक सलाह दी थी कि भारत धीरे धीरे उठ खड़ा होगा, इसमें किसी वर्ग विशेष को कंधे पर बैठाने की जरूरत नहीं है। यदि आज कंधे पर उन्हें बैठाया गया तो आने वाले दिनों में यह एक बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए समाज हमें जिम्मेदार ठहराएगा। पटेल जी की यह आशंका आज पूर्ण रूप से परिलक्षित हो रही है। तो इस प्रकार से अगर राजनीति में कांग्रेस एक लंबे समय तक सत्ता में रही है, सुख भोगा है, अपार वैभव और संपदा कमाई है, उस अनुपात में भारत को कुछ मिला नहीं। यह किसी से छुपा नहीं हुआ है, यह किसी की तुष्टीकरण का भी कोई मामला नहीं है। जब लोगों के पैरों में चप्पल नहीं होती थी, हमारे सैनिकों के पैरों में जूते नहीं होते थे, तब भी भारत के प्रधानमंत्री के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे। बहुत अफसोस होता है इस बात को लेकर के, उसी परिवार का एक व्यक्ति निकल करके भारत के नए लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है। अरे कम से कम अपने उस अतीत को तो जान लो। न जाने कितनी गुमनाम जिंदगियों ने स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को खोया है। किसी ने बेटे को खोया, किसी ने पति को खोया। भारत का यह समाज जिस कीमत पर आजादी पाया है, वो सिर्फ कांग्रेस के चंद लोगों की देन नहीं। यदि इतिहास के पन्नों को यदि पलट करके देखा जाए तो वो चीखे, वो त्याग, वो बलिदान, वो भूखे पेट लोगों को बेचैन कर देते हैं। खैर, ये तो बात बहुत पुरानी हो गई, इतने अतीत में जाने की जरूरत नहीं है। यदि वर्तमान संदर्भ में बात की जाए तो विपक्षी एका की बात चली है। कोई नीतीश के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ रहा है, तो कोई ममता बनर्जी की, कोई एक बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो सदैव के अविश्वसनीय रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक लक्ष्य, भाजपा को हराना है। हमें जीत के क्या करना है, यह पक्ष किसी का नहीं। नीतीश का जनाधार क्या है, ममता बनर्जी का क्या है? क्या इन्हीं जनाधारों के आधार पर भारत में 2024 के चुनाव लड़े जाएंगे? क्या कांग्रेस राहुल गांधी को पीछे करके नीतीश को अपना नेता बना पाएगी? क्या ममता बनर्जी को यह स्वीकार्यता होगी? इसी संदर्भ में अगर हम केजरीवाल की बात करें तो अति महत्वाकांक्षी राजनीतिक शख्स के रूप में उभर रहे अरविंद केजरीवाल को क्या यह पचेगा? अभी तक तो एक दूसरे को पेट भर भर करके भला बुरा कह रहे थे। किस तरह से इनका स्वरूप होगा कि आगामी चुनाव ये मिल करके लड़ पाएंगे? यह तो खैर भविष्य का प्रश्न है। इस विषय में अभी कुछ कहना ज्यादा ठीक नहीं होगा, लेकिन एक स्वरूप उभर करके यह आता है कि लोकतंत्र के नाम पर स्वयं सिद्धि के लिए जो पैतरेबाजी हो रही है, इसे भी जनमानस समझ रहा है।
लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनार्दन रूपी जनता को यह तय करना है कि चंद स्वार्थी लोगों की अपनी राजनीति में जनमानस को फंसना नहीं। तो इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का जो समाज है अब वो किसी राजनीतिक फुलझड़ियों के बहकावे में आने वाला नहीं। हर व्यक्ति समाज में तैर रही सूचनाओं को कहीं न कहीं से परखने की समझ जरूर रखता है, लेकिन कुछ भी हो, इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसी वर्ग विशेष, किसी व्यक्ति, किसी धर्म को इतना महत्वाकांक्षी नहीं होना है कि वो अपने प्रधानमंत्री, अपनी ट्रेन, अपनी कार, अपनी बस, अपने लोग, अपना समाज ना देखें। बस यहीं तक मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ इसी तरीके के मुद्दों को लेकर के आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।